बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच घना सन्नाटा में ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही है। उसी वीराने में एक अकेला आदमी आगे बढ़ रहा है, सिर ढका हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में कोई डर नहीं बल्कि एक लंबा इंतजार। हाथ में लाठी, कमर से लटका एक पुराना बैग। ऐसा लगता है जैसे इस बैग में सामान नहीं बल्कि कोई वर्षों पुराना हिसाब रखा हो। वह रुकता है, चारों ओर नजर डालता है और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, अब बहुत हो चुका। सवाल यह नहीं कि वह कहां जा रहा है, सवाल यह है कि वह क्यों जा रहा है। यह आदमी कौन है? यह कोई साधारण यात्री नहीं लगता। उसके कदमों में हड़बड़ी नहीं, लेकिन रुकने का इरादा भी नहीं, जैसे वर्षों से किसी एक पल का इंतजार कर रहा हो। कोई उसका अतीत नहीं जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर लिखी चुप्पी बताती है कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और अब वह सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है। यह कहानी उस इंसान की है जिसे इतिहास ने नाम देने में देर की, लेकिन जिसने इतिहास को जवाब देने का साहस रखा। यह कहानी एक ऐसे वीर की है जिसने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना जीवन सब कुछ एक मकसद के लिए दांव पर लगा दिया। और अब जब उसका सफर अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तब जरूरी है कि हम उसके अतीत की ओर लौटें। दरअसल बात 13 अप्रैल 1919 की है। अमृतसर, जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन। निहत्थे भारतीय अपने घरों से निकलकर खुले मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। कोई आजादी की बात कर रहा है, कोई गिरफ्तार नेताओं की रिहाई चाहता है, कोई बस भीड़ का हिस्सा है। किसी के हाथ में लाठी नहीं, किसी के पास हथियार नहीं। और तभी चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अंग्रेजी फौज मैदान को घेर लेती है। सामने खड़ा होता है एक अंग्रेज अफसर। बिना चेतावनी, बिना माइक, बिना इंसाफ, सीधा आदेश दिया जाता है, गोली चलाओ। और अगले ही पल हवा में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। गोलियों की बौछार निहत्थी भीड़ को छलनी कर देती है। लोग भागते हैं, गिरते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। बच्चे मां से बिछड़ जाते हैं। कोई दीवार से टकराकर गिरता है, कोई कुएं में कूद जाता है। पूरा मैदान चीख, धुएं और खून से भर जाता है। मिनटों में जमीन रक्त से लाल हो जाती है। हजारों घायल, सैकड़ों मौतें। और गोली तब तक चलती रहती है जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती। अंग्रेजी हुकूमत के लिए यह एक आदेश था, लेकिन भारतीयों के लिए यह कयामत थी। जब फायरिंग रुकती है तो मैदान में सन्नाटा नहीं, कराहें बची होती हैं, घायल तड़प रहे होते हैं। और उसी नरसंहार के बीच एक लड़का पानी की थैली उठाए भागता हुआ दिखाई देता है। वह एक घायल के पास झुकता है, उसे पानी पिलाता है। सामने दिखता है कि दूर एक व्यक्ति तड़प रहा है। दौड़कर उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता है। उसके होंठों से खून बह रहा है। घायलों के बीच चलता हुआ वह लड़का हर चेहरे को ध्यान से देख, हर चीख को अपने भीतर उतरता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच के नाम पर दिखावा किया। जनरल रेजिनाल्ड डायर को इंग्लैंड बुलाया गया, लेकिन सजा नहीं मिली। उल्टा ब्रिटेन में उसे हीरो की तरह पेश किया गया। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर खुलकर डायर के समर्थन में खड़ा रहा। उसने कहा कि गोली चलाना जरूरी था। यही वह मोड़ था जहां भारतीयों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच की खाई और गहरी हो गई। उसी दौर में वह लड़का जो जलियांवाला बाग में घायलों को पानी पिलाया था, इस खबर में उसके मन को अंदर से हिला डाला। वह मन ही मन जनरल को उसकी घर में घुसकर मारने की कसम खा ली। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि सरदार उधम सिंह थे। उन्होंने ठान लिया कि लड़ाई भारत की गलियों में नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में लड़ी जाएगी। और इसी फैसले के साथ वह इंग्लैंड जाने की तैयारी करता है। उन्होंने अपने पास मौजूद कुछ गिनी चुनी चीजें समेटी। एक पुराना कपड़े का बैग जिसमें ज्यादा सामान नहीं था, कुछ कपड़े, थोड़े पैसे, एक नोटबुक जिसमें बीते सालों की टूटी फूटी यादें दर्ज थीं, सिर पर एक साधारण टोपी, वही टोपी जो बाद में लोगों की नजरों में एक अजनबी को पहचान देने वाली थी। यह 1920 के दशक का भारत था। अंग्रेजी हुकूमत चौकन्नी थी, क्रांतिकारियों पर नजर रखी जा रही थी। उधम सिंह जानते थे कि सीधा रास्ता हमेशा सबसे खतरनाक होता है, इसलिए उन्होंने वह रास्ता चुना जिसे कोई ध्यान नहीं देता। यह सफर नक्शे पर सीधा दिखता है, लेकिन जमीन पर बेहद कठिन था। पैदल चलना, रेलगाड़ियों में छुपकर सफर करना, कभी किसी किसान के साथ रात काटना, कभी किसी सराय में। ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, पहाड़ करीब आते जा रहे थे। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1924 के आसपास वह भारत से बाहर निकलने में
सफल रहे। पहले वह अफ्रीका गए, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर थे। वहां उन्होंने मजदूरी की, खेतों में काम किया, बंदरगाहों पर बोझ उठाया और यहीं पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी साम्राज्य सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक जैसा है। वही रंगभेद, वही तिरस्कार, वही ताकत का घमंड। अफ्रीका से वह अमेरिका की ओर बढ़ते हैं और 1927 के आसपास कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। वहां गदर पार्टी के पुराने सदस्यों से मुलाकात होती है। यही वह जगह थी जहां उनकी सोच को एक दिशा मिलती है। गदर पार्टी उन्हें सिखाती है कि क्रांति सिर्फ गुस्से से नहीं चलती, उसके लिए धैर्य, योजना और सही समय चाहिए। ऊधम सिंह अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, कभी मजदूर, कभी रसोइया, कभी प्रेस में काम करने वाला, लेकिन उनके मन में हर दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के वे दृश्य घूमता रहता। 1930 के दशक की शुरुआत में वह इंग्लैंड की ओर बढ़ते हैं। जहाज कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट से रवाना हुआ। कई दिनों तक प्रशांत महासागर की उपनती लहरें, ठंडी हवाएं, लगातार हिलता जहाज। यह सफर हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों का था, जहां हर दिन ठंड, भूख और अनिश्चितता के बीच बीतता था। ऊधम सिंह जानबूझकर छोटे जहाज में सफर कर रहे थे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों से बचना उनकी मजबूरी थी। अंततः वह इंग्लैंड के समुद्री तट पर पहुंचे। लंदन पहुंचकर उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, सड़कों पर दिन काटे, कभी कभी भूखे भी रहे, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया कि यह भूख नई नहीं है, यह वही भूख है जो जलियांवाला बाग में पैदा हुई थी। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि वह 1934 के बाद स्थायी रूप से इंग्लैंड में रहने लगे। यहीं उन्होंने माइकल ओडायर के कार्यक्रमों पर नजर रखनी शुरू की। ऊधम सिंह जानते थे कि बदला सही समय पर लिया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंतजार किया, सालों इंतजार किया। वही इंतजार जो हमने कहानी की शुरुआत में उस बर्फीले रास्ते पर चलते अजनबी की आंखों में देखा था। और अब वही अजनबी लंदन की गलियों में खामोशी से चल रहा था। वह लंदन की गलियों में भटकते हुए सिर्फ रास्ते नहीं देख रहा था, बल्कि लोगों को पढ़ रहा था। उसने सबसे पहले उन इलाकों को चुना जहां भारतीय मजदूर रहते थे, डॉक वर्कर, फैक्ट्री मजदूर, होटल और किचन में काम करने वाले लोग, क्योंकि वही लोग थे जो साम्राज्य का असली चेहरा समझते थे। ऊधम सिंह किसी से खुलकर अपनी मंशा नहीं बताया। वह सुनता, सवाल पूछता, अपने लोगों को भीतर धीरे धीरे भरोसा बनाया। ऊधम सिंह अलग अलग काम करता रहा, कभी फैक्ट्री में, कभी वर्कशॉप में, कभी छोटे मोटे काम, ताकि वह किसी ब्रिटिश अधिकारी के नजर में न आए। 13 मार्च 1940 की सुबह कैक्सटन हॉल के बाहर हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के पुराने अफसर और उच्च वर्ग के लोग एक खास कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हो रहे थे। हॉल के अंदर मंच सजाया जा चुका था, कुर्सियां पंक्तियों में लगी थीं, दीवारों पर साम्राज्य की गरिमा दिखाने वाले चिन्ह थे। आज यहां ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की संयुक्त बैठक होनी थी और इस बैठक का मुख्य अतिथि था लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर। हॉल के बाहर स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। मेहमानों की सूची, सुरक्षा की औपचारिक जांच और कड़ी तलाशी ली जा रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मौत इतनी शांति से अंदर चली आएगी। उसी भीड़ में एक शांत चेहरा था, सिर पर टोपी, कोट के भीतर छुपा हुआ एक भारी राज, हाथ में एक मोटी किताब। वही किताब जो बाहर से ज्ञान का प्रतीक लगती थी, लेकिन अंदर इतिहास का फैसला छुपाए हुए थी। उस किताब के पन्नों को सावधानी से काटा गया था। बीच में एक जगह बनाई गई थी और उसी जगह छुपी थी एक पिस्तौल। ऊधम सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। वह जानते थे कि यह पल अचानक नहीं आया, यह 21 साल का इंतजार था। हॉल के अंदर प्रवेश करते हुए उनकी नजर मंच पर जाती है, जहां थोड़ी देर में माइकल ओडायर आने वाला था। ऊधम सिंह एक कुर्सी पर बैठते हैं, किताब को गोद में रखते हैं। आसपास बैठे लोग उन्हें एक साधारण श्रोता समझते हैं। कुछ ही देर में माइकल ओडायर हॉल में प्रवेश करता है। तालियां बजती हैं। ऊधम सिंह का चेहरा स्थिर रहता है, आंखें मंच पर टिक जाती हैं। यह वही चेहरा है जिसे उसने वर्षों पहले अखबारों में देखा था, वही नाम जिसे उसने अपनी हर सांस के साथ दोहराया था। और अब दूरी बस कुछ कदमों की है। भाषण शुरू होता है। जनरल ओडायर ब्रिटिश हुकूमत की प्रशंसा करता है। वह अपने साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में बातचीत कर रहा होता है। जैसे ही भाषण अपने अंत की ओर बढ़ता है, ऊधम सिंह धीरे से खड़े होते हैं, किताब को कसकर पकड़ते हैं।
यह वही पल था जिसकी इंतजार लंबे समय से चल रहा था। किताब खुलती है, कटे हुए पन्नों के बीच से पिस्तौल बाहर आती है और ऊधम सिंह सभी के सामने बीच हाल में चिल्लाकर बोलते हैं, माइकल ओडायर। वह ऊधम सिंह की तरफ देखता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऊधम सिंह माइकल ओडायर की ओर सीधा निशाना साधते हैं और सामने से एक के बाद एक कई गोलियां जनरल ओडायर के सीने में उतार दी। हॉल में अफरा तफरी मच गया। लोग चीखते हैं, लेकिन मंच पर खड़ा वह आदमी गिर चुका होता है। वही आदमी जिसने एक दिन निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने को आदेश दिया था। इसके बाद ऊधम सिंह भागते नहीं, छुपते नहीं, पिस्तौल वहीं गिरा देते हैं, शांति से खड़े रहते हैं जैसे उनका काम पूरा हो चुका हो। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ होती है, मुकदमा चलता है। अदालत में जब उनसे नाम पूछा जाता है तो वह कहते हैं, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि दुनिया समझे कि यह बदला किसी एक धर्म का नहीं था, यह पूरे भारत की आवाज थी। अदालत में उन्होंने जलियांवाला बाग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस पल के लिए कई वर्षों तक इंतजार किया। जज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और ऊधम सिंह ने बिना पलक झपकाए उसे स्वीकार कर लिया। 21 जुलाई 1940, पेंटनविल जेल, लंदन। वही सुबह जब उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मौत से डर नहीं, मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश के लिए यह किया। फंदा खींचा, शरीर स्थिर हुआ, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऊधम सिंह अब एक इंसान नहीं रहे थे। वह विचार बन चुके थे, वह सवाल बन चुके थे। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि गोलियां सिर्फ शरीर को छलनी कर सकती है, आत्मसम्मान को नहीं। और ऊधम सिंह का नाम आज भी हर उस दिल में धड़कता है जो डर से नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा होने का साहस रखता है। दोस्तों, इतिहास के इन भूले बिसरे पन्नों को आपके सामने लाना ही हमारा मकसद है। हमें बताइए कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए हौसला है। और अगर आप अपने सच्चे शूरवीरों की अमर गाथाएं इसी तरह परत दर परत सच्चाई और भावना के साथ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी माइंड्स को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि त्याग और बलिदान की ये कहानी सिर्फ किताब में नहीं, हमारी चेतना में जिंदा रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी महानायक की कहानी लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।